नमस्कार और स्वागत है आप सभी का देसी विमर्श में। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। देसी विमर्श पर हमारी कोशिश रहती है कि करंट अफेयर्स को आसान भाषा में समझाएं, ताकि सिर्फ खबरें ना सुने बल्कि उन्हें गहराई से समझें। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। भारत के अंडमान सागर में एक बड़े तेल भंडार की खोज हुई है और इसकी पुष्टि खुद पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने की है। जी, नमस्कार। ये वाकई एक बड़ी खबर है। हाँ, और इसकी तुलना तो सीधे गुयाना जैसे बड़े तेल भंडारों से की जा रही है। बिल्कुल। ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, सरल भाषा में समझेंगे कि ये खोज इतनी अहम क्यों है, इसमें कितना पोटेंशियल है और इससे भारत की पॉलिसी और भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है। शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन भी दबा दें ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो। ये भी बता दें कि इस चर्चा में सारी जानकारी विश्वसनीय वेबसाइट्स, सरकारी एजेंसियों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेट्रोलियम मंत्री जी कह रहे हैं कि अंडमान सागर में तेल खोज के ग्रीन शूट्स दिखे हैं, मतलब सकारात्मक शुरुआती संकेत। जी, ग्रीन शूट्स। ये शब्द अपने आप में काफी उम्मीद जगाता है और ये संकेत इतने महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं कि तुलना सीधे गुयाना से हो रही है। गुयाना, हाँ। हाँ, जहां 2015 में एक्सॉन मोबाइल ने लीजा 1 कुएं से 11 अरब बैरल से भी ज्यादा तेल खोजा था। बहुत बड़ा भंडार। 11 अरब बैरल। जी, और सोचिए, गुयाना जैसा छोटा देश आज रोजाना लगभग 6.5 लाख बैरल तेल निकाल रहा है। 6.5 लाख रोजाना? हाँ, और 2030 तक उनका लक्ष्य 1.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन का है। तो अगर अंडमान में रोजाना 2.5 लाख बैरल उत्पादन की भी क्षमता बनती है, जो कि अनुमान लगाया जा रहा है। 2.5 लाख बैरल रोजाना? ये तो वाकई भारत के लिए गेम चेंजर हो सकता है, खासकर जब हम अपनी जरूरत का इतना बड़ा हिस्सा 80-85% आयात करते हैं। बिल्कुल, ये आयात पर निर्भरता कम करने में बहुत मदद कर सकता है। लेकिन ये जो अंडमान क्षेत्र है, क्या यहाँ पहले से तेल या गैस होने का कोई अनुमान था या ये एकदम नई बात है? नहीं, देखिए, अंडमान निकोबार का जो समुद्री क्षेत्र है वो काफी विशाल है, करीब 2.25 लाख वर्ग किलोमीटर। 2.25 लाख वर्ग किलोमीटर? हाँ, जिसमें करीब 18,000 वर्ग किलोमीटर शैलो वाटर और बाकी 2 लाख से ज्यादा डीप वाटर है। तो यहाँ हाइड्रोकार्बन की संभावना पहले से मानी जाती थी। इसे कैटेगरी 2 बेसिन का दर्जा मिला हुआ है। कैटेगरी 2? इसका क्या मतलब हुआ? कैटेगरी 2 मतलब कि वहाँ संसाधन होने के संकेत या जानकारी तो है, लेकिन अभी तक व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन शुरू नहीं हुआ है या उसे मोनेटाइज नहीं किया गया है। हाँ, तो ये जो ग्रीन शूट्स की बात हो रही है, ये उसी पुरानी संभावना को अब हकीकत में बदलने का एक पुख्ता संकेत दे रहे हैं। लेकिन ये सब अचानक से इतनी तेजी क्यों दिख रही है? पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या खास बदला कि अब इतने बड़े संकेत मिल रहे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब जुड़ा है सरकार की नीति में आए एक बुनियादी बदलाव से। पॉलिसी चेंज। जी, 2016 से पहले जो नीति चलती थी, जिसे NELP कहते थे, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, उसका जोर ज्यादातर निवेश आकर्षित करने पर था। अच्छा, इन्वेस्टमेंट पर फोकस। हाँ, लेकिन 2016-17 में सरकार नई नीतियां लेकर आई, HELP यानी हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, और फिर OALP, ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। HELP और OALP। इन नई नीतियों ने पूरा नजरिया ही बदल दिया। इनका मूल मंत्र था, पहले एक्सप्लोरेशन यानी खोज पर ध्यान दो, अगर कुछ मिलेगा तो निवेश अपने आप आएगा। अच्छा, तो फोकस शिफ्ट हो गया इन्वेस्टमेंट से एक्सप्लोरेशन पर। बिल्कुल, ये एक बड़ा शिफ्ट था। मानना था कि खोज होगी तो पैसा लगाने वाले खुद आएंगे। तो ये सिर्फ कागजी बदलाव नहीं था, सोच का बदलाव था। हाँ, बिल्कुल, इसी सोच के तहत कुछ और बड़े बदलाव हुए, जैसे प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट की जगह रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट लाए गए। इसका क्या फायदा हुआ? इससे कंपनियों के लिए प्रक्रिया थोड़ी सरल हुई, हिसाब किताब आसान हुआ, सरकार के साथ कमाई बांटने का तरीका बदला। और एक और बहुत बहुत महत्वपूर्ण कदम था, तथाकथित नो गो क्षेत्रों को खोलना। हाँ, ये नो गो जोन वाली बात मैंने भी पढ़ी थी। ये क्या थे और इन्हें खोलने से क्या फर्क पड़ा? देखिए, पहले क्या था कि सुरक्षा कारणों से या पर्यावरण की वजह से या किसी और कारण से देश के कई समुद्री और जमीनी इलाके ऐसे थे
जहां तेल और गैस खोजने की इजाजत ही नहीं थी। इन पर डीआरडीओ, कोस्ट गार्ड, इसरो जैसी एजेंसियों का नियंत्रण या प्रतिबंध होता था। अच्छा, मतलब वहां ड्रिलिंग वगैरह नहीं हो सकती थी। हाँ, लेकिन करीब 2-3 साल पहले सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और इनमें से कई नो-गो क्षेत्रों को बातचीत करके एक्सप्लोरेशन के लिए खोल दिया गया। तो अंडमान वाला इलाका भी शायद इन्हीं में से था। काफी हद तक इन इलाकों के खुलने से एक्सप्लोरेशन का दायरा एकदम से बढ़ गया। तो ये नीतिगत बदलाव, रेवेन्यू शेयरिंग और फिर ये नो-गो क्षेत्रों का खुलना, इन सब ने मिलकर आज की इस तेजी के लिए जमीन तैयार की है। समझ में आ रहा है। तो क्या इस बदली हुई रणनीति के नतीजे अब दिखने लगे हैं जमीन पर, जैसे ओएनजीसी के काम में? हाँ, बिल्कुल दिख रहे हैं। ओएनजीसी, जो भारत की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनी है, उसने पिछले ही वित्त वर्ष में 541 कुओं की ड्रिलिंग की। 541 एक साल में? जी हाँ, ये एक साल में रिकॉर्ड है। और इसमें से 103 कुएं सिर्फ अन्वेषणात्मक थे, मतलब नए भंडार खोजने के लिए खोदे गए। 103 एक्सप्लोरेटरी वेल्स, ये तो काफी आक्रामक रणनीति लगती है। हाँ, क्योंकि देखिए, तेल खोजना कोई आसान काम नहीं है। ये बहुत महंगा भी है और इसमें सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। गुयाना का ही उदाहरण ले, जहां एक्सॉन मोबिल को 40 कुएं खोदने के बाद 41वें कुएं में जाके वो बड़ी सफलता मिली थी। 40 असफल कोशिशों के बाद? जी, तो अब भारत भी यही कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा और व्यापक स्तर पर कोशिश, ज्यादा कुएं खोदना, ज्यादा एरिया कवर करना। और सुनने में आया है कि ओएनजीसी की योजना तो और भी बड़ी है। हाँ, ओएनजीसी का लक्ष्य है कि अगले 5 सालों में अपना एक्सप्लोरेशन एरिया दुगना कर दिया जाए। अभी करीब 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर है, उसे 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक ले जाने का प्लान है। दुगना? मतलब खोज का दायरा और बढ़ेगा? बिल्कुल। और इसी बढ़े हुए एक्सप्लोरेशन का नतीजा है कि सिर्फ अंडमान ही नहीं, बल्कि हाल में उत्तर प्रदेश में बलिया के पास और बिहार में भी हाइड्रोकार्बन मिलने के संकेत मिले हैं। अरे वाह, मतलब जमीन पर भी? जी, जमीनी इलाकों में भी। तो ये दिखाता है कि अगर एक फोकस्ड अप्रोच हो, सही नीति हो, तो नतीजे आ सकते हैं। ये तो बहुत सकारात्मक तस्वीर लग रही है। खोज बढ़ रही है, नतीजे आ रहे हैं। लेकिन क्या हमारा कानूनी ढांचा इस सब के लिए तैयार है, खासकर जब हम अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भी आकर्षित करना चाहते हैं? ये भी एक जरूरी पहलू है और सरकार इस पर भी ध्यान दे रही है। इसी साल, शायद मार्च 2025 तक, एक नया ऑयल फील्ड बिल लाने की तैयारी है। नया कानून? पुराने वाले में क्या कमी थी? पुराना कानून वो 1948 का था। तब से अब तक तकनीक, जरूरतें, सब कुछ बदल गया है। हाँ, वो तो है। तो इस नए बिल का मकसद है मौजूदा कानून को अपडेट करना। इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका को और स्पष्ट और प्रोत्साहित करने की बात है। साथ ही इसमें नए तरह के ईंधन, जैसे गैस हाइड्रेट्स, उनको भी शामिल करने का प्रावधान होगा। गैस हाइड्रेट्स, ये क्या होता है? ये बर्फ जैसे क्रिस्टल होते हैं जिनमें मीथेन गैस फंसी होती है। ये भी भविष्य के ऊर्जा स्रोत माने जा रहे हैं। अच्छा। तो कुल मिलाकर नए बिल से नियमों में ज्यादा स्पष्टता और निश्चितता लाने की कोशिश है, ताकि निवेशक बेझिझक पैसा लगा सकें। और क्या बड़ी विदेशी कंपनियां वाकई रुचि दिखा रहे हैं अंडमान में? हाँ, खबरें तो यही हैं। फ्रांस की टोटल एनर्जीज, अमेरिका की शेवरॉन और एक्सॉन मोबिल जैसी जो दुनिया की बड़ी तेल कंपनियां हैं, दिग्गज कंपनियां ये तो। जी, ये सब अंडमान में भारत के साथ मिलकर एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में दिलचस्पी दिखा रही हैं। ये भारत के लिए बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि इनके पास अत्याधुनिक तकनीक भी है और भारी निवेश करने की क्षमता भी। तो मतलब टेक्नोलॉजी और पैसा दोनों आ सकता है। हाँ, इसकी उम्मीद है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा, ये अंडमान की खोज अगर अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचती है, तो ये वाकई भारत की जो ऊर्जा आयात पे निर्भरता है, उसे कम करने में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। हाँ, क्षमता तो बिल्कुल यही दिखती है, पोटेंशियल बहुत है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि खोज से लेकर असल उत्पादन शुरू होने तक का सफर काफी लंबा और चुनौतियों भरा होता है। हाँ, उसमें समय लगता होगा। समय भी लगता है और कई तकनीकी और आर्थिक बाधाएं भी आ सकती हैं। लेकिन हाँ, जो शुरुआती संकेत हैं वो बेहद उत्साहजनक है, इसमें कोई शौक नहीं। बिल्कुल। यहाँ एक और अहम सवाल भविष्य में उठेगा जिसका जिक्र करना जरूरी है। वो क्या? वो है ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन का। खासकर अंडमान जैसे संवेदनशील इकोसिस्टम वाले इलाके में जब इतने बड़े पैमाने पर काम होगा, तो पर्यावरण का ध्यान रखना एक बहुत बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी होगी। हाँ, ये बहुत ही जरूरी बात है। विकास और पर्यावरण का संतुलन, ये हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहता है। जी, और इस पर आगे बहुत चर्चा और सावधानी की जरूरत होगी। बिल्कुल। तो आज की ये चर्चा वाकई काफी जानकारी भरी रही। आज का ये कार्यक्रम देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये विषय जानकारीपूर्ण और सार्थक लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर्स के ऐसे ही जटिल मुद्दे सरल भाषा में आपके सामने आते रहें, तो हमारे पिछले एपिसोड्स भी ज़रूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, वो बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि जब हम अगली बार कोई महत्वपूर्ण और दिलचस्प चर्चा लेकर आएं तो आपको सबसे पहले पता चले। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ जो आपके सोचने के नज़रिए को और विस्तार देगा। तब तक के लिए देसी विमर्श के साथ जुड़े रहें, सोचते रहें।